प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने बेघरों को घर दिया गया, मैं इसका जिक्र दूसरे वीडियो में ज़रूर करूंगा। पिछले दिनों जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि कई अपराधियों, कई आतंकवादियों के घर बुलडोज़र से ढाहे गए, लेकिन बिहार में अब आम नागरिकों के भी बुलडोज़र से घर ढहाने की बात की जा रही है। और पिछले दिनों हम इसे होते हुए भी देखे। मामला पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर का है। मेरे पीछे आप कई इमारतें देख रहे होंगे जो ज़मींदोज़ कर दिया गया है, बुलडोज़र के सहारे इसे ध्वस्त किया गया है। आखिर मामला क्या है, कौन गलत हैं? सरकार के जो मुलाजिम हैं वो गलत है या आम नागरिक गलत है? क्या बात है कि 1974 से लेकर के 2022 तक मामला सुलझ नहीं पा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मामला इतना ऊपर तक पहुंच गया, फिर भी बात क्यों नहीं बनी? आखिर कारण क्या है कि कई ऐसे आईएएस, आईपीएस, कई ऐसे आला अधिकारी का इस इलाके में मकान हैं, कई ऐसे नौकरशाह, लगभग 400 से 500 दरोगा, कई ऐसे थानेदार जिनका राजीव नगर में आशियाना है, फिर भी आखिर सरकार इतनी बड़ी कदम कैसे उठा ली कि 20 एकड़ में बने 70 मकानों को ज़मींदोज़ किया गया। नेपाली नगर में जिस तरह से बुलडोज़र चला, हालांकि हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है, अभी हाई कोर्ट की खबर आने वाली भी है, रिपोर्ट आने वाली भी है। मेरे पीछे जो मकान बना हुआ है, आज इसका पूरा मामला समझते हैं कि आखिर क्या विवाद था। जैसे पटना के कई मोहल्ले होंगे जो आप नए नवेले देखते होंगे, और कई ऐसे मोहल्ले होंगे जिसकी गलियां पतली होती है, गांव जैसी लगती है। आखिर वो गांव कौन था और वो शहर कैसे बसा? जैसे काजीपुर गांव है और काजीपुर का जो जगह था उस पर बसा राजेंद्र नगर। जैसे लोहानीपुर गांव था और लोहानीपुर के खाली जगह पे बसा कंकर बाग, कदम कुआं। ठीक उसी प्रकार इधर शेखपुरा मैनपुरा गांव पड़ता था, दीघा पुराना गांव हुआ करता था, और दीघा की खाली जगह जिस पे खेती होती थी वो जगह पे आज बसा है राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, नेपाली नगर जैसे इलाके। अब उन इलाकों की बात करते हैं। बात 1974 की है। यहाँ पे दीघा के किसान इस भूमि पर खेती करते थे, ये खेती योग्य भूमि था, लेकिन 1974 में सरकार एक्वायर करती है, अधिग्रहण करती है, और उन लोगों को बजाबते नोटिस जारी किया जाता है कि इस ज़मीन को अधिग्रहित किया गया है आवास बोर्ड के लिए। अब सवाल इसमें है कि यदि आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित किया गया तो उन लोगों ने नोटिस तो लिया, लेकिन रजिस्ट्री क्यों नहीं कराया? किसानों से ज़मीन लिखवाई क्यों नहीं गई? यदि आवास बोर्ड के लिए ही ये ज़मीन लिया गया था तो किसानों का एक कहना है कि इसी इलाके में राजीव नगर के आवासीय पर्सन में ही आवास बोर्ड ने सीआरपीएफ को क्यों ज़मीन दे दिया, एसएसबी को ज़मीन क्यों दिया गया, सीबीएसई को ज़मीन क्यों दिया गया, राजीव नगर थाना को यही आवासीय बोर्ड के ज़मीन में से क्यों दिया गया? क्योंकि ये नियम है कि यदि आप आवास के लिए लेते हैं तो आप उसे आवासीय परिसर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि सैन्य कैंपों के लिए या फिर अलग अलग ऑफिसों के लिए। यहाँ पे भी सरकार पीछे नज़र आते हुए सामने आती है। फिर थोड़ा सा कोर्ट की तरफ मामला बढ़ता है। चूँकि लोगों को पैसा नहीं दिया गया, मुआवजा तय किया गया था 2000 प्रति कट्ठा, लेकिन अब बात बढ़ती चली जा रही थी, लोग का सब्र का बांध टूटता चला जा रहा था। किसान औने पौने दाम पर हम और आप जैसे आम नागरिकों को ज़मीन बेचना शुरू कर दिए थे। लोग भी अब ज़मीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिए थे। चूँकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन काल में उनका एक सपना होता है कि राजधानी में अपना घर होना चाहिए, पटना में घर होना चाहिए। किराए के घर से बात नहीं बन पाती है। लोगों ने गांव में भी ज़मीन बेचना शुरू किया, और कई लोग ऐसे हैं जो ज़मीन बेच करके, होम लोन ले करके, या फिर अपने नौकरी के पैसे बचा बचा करके यहाँ पे ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। फिर आता है कि इस ज़मीन पे इतना बड़ा भवन कैसे बना। लगभग आज राजीव नगर के 1024 एकड़ में आज लगभग 10,000 से ज़्यादा भवन निर्माण हो गए हैं। ये पूरा जब एरिया अवैध है, जब इलीगली है, तो फिर ये 10,000 घर कैसे बने? सवाल तो उन मुलाजिमों से है, सवाल तो उन पुलिस वालों से भी है कि आखिर इस अवैध कब्जे पर लगातार घर कैसे बनता रहा। इसके पीछे की भी एक बड़ी लंबी कहानी है। लोग ये बताते हैं कि जब यदि हम एक टेलर मिट्टी गिराते हैं तो उसके पहले राजीव नगर थाना या संबंधित थाने में लोग घूस दे आते थे। पुलिस की सब कुछ देख रेख में हुई, कई पुलिस वाले का नाम आया सामने। इसके बाद यहाँ के लगातार संबंधित अधिकारियों पर भी गाज गिरती रही है।